हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ तहलील शाह। आई होप कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ अभी, दिस इज़ अ वीडियो फॉर प्रिसाइजली आवर न्यू बैच जो हम रिसेंटली जिसके बारे में हमने एडवर्टाइज़ किया था, जिसको हम शुरू करेंगे इंडियन इकोनॉमी के साथ। अब ये वीडियो इसलिए है ताकि मैं आपको बताऊँ कि इंडियन इकोनॉमी में हम क्या-क्या पढ़ते हैं और इंडियन इकोनॉमी इतना इम्पोर्टेंट क्यों है आपके एग्ज़ाम के लिए। इनफैक्ट ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके बगैर आप ये एग्ज़ाम क्वालीफाई नहीं कर पाएँगे। अगर आपको प्रीलिम्स की बात की जाए, आईएएस में प्रीलिम्स के लेवल पे ऑलमोस्ट 20 से 25% आपका पेपर इकोनॉमी से ही होता है। फिर अगर मेंस की बात करें, मेंस में भी आपको लगभग 10 से 12 सवाल जीएस मेंस 3 में इकोनॉमी के रिलेटेड ही होते हैं। अब इकोनॉमी में जाने से पहले मैं सबसे पहले आपको इनवाइट करना चाहता हूँ कि हमारा जो एक नया बैच शुरू होने वाला है जिसमें हम इकोनॉमी ही शुरू करेंगे, उसके लिए हमने रिसेंटली एक स्कॉलरशिप टेस्ट भी कंडक्ट किया था। लेकिन कुछ सारे बच्चों की रिक्वेस्ट थी कि स्कॉलरशिप का एक और डेट उनको दिया जाए, तो वो डेट है अब 28 अप्रैल को। उस वक़्त आप आ सकते हैं। यू हैव टू गेट रजिस्टर्ड। नंबर्स जो दिए गए हैं यहाँ पर, इन नंबर्स पे रजिस्टर करने के बाद आपको आपका डेट मिल गया है और आपको टाइम दिया जाएगा। टाइमिंग पर आप अपना स्कॉलरशिप दे सकते हैं और ये स्कॉलरशिप किसके लिए है? हमारे नए बैच के लिए जो 8th मई से शुरू हो रहा है 2022 के लिए। तो आप सारे बच्चे जो अभी या तो अंडर ग्रेजुएट है या रिसेंटली ग्रेजुएटेड है या मास्टर्स है, वो सब बच्चे ये बैच जॉइन कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपका फाउंडेशन से लेकर आपकी फाउंडेशन बैठाएगा, उसके बाद आपके एडवांस लेवल तक के कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेगा। ये प्रीलिम्स प्लस मेंस का बैच है। इसमें आपका आंसर राइटिंग भी कवर होगा इकोनॉमिक्स के साथ-साथ और ये बैच मैं ही पढ़ाऊँगा। जो है हमारा ये बैच शुरू होगा 8th मई से। नाउ चलिए इकोनॉमी का हम देखते हैं कि इकोनॉमी में हमें क्या-क्या पढ़ना है। सबसे पहले जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो पहला ही जो चैप्टर आपको सामने आता है दैट इज़ रिगार्डिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। दिस इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट्स दैट इज़ वेरी इंपोर्टेंट फॉर प्रीलिम्स एज़ वेल एज़ योर मेंस एग्जामिनेशन। हमने रिसेंटली देखा कि मेंस में भी इससे सवाल आए हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इकोनॉमिक ग्रोथ को मेजर कैसे किया जाता है? नेशनल इनकम अकाउंटिंग क्या होती है? कैसे हम नेशनल इनकम को डिटरमाइन करते हैं? साइमन कुज़नेट्स के जो कुछ कॉन्सेप्ट्स थे जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी, वो कैसे निकाला जाता है? पर्सनल इनकम क्या होता है? प्राइवेट इनकम क्या होता है? पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम किसको कहते हैं? नेशनल डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है? सब एनसीईआरटीज़ में है। उसके अलावा आपको ये भी पता होनी चाहिए कि ये नेशनल इनकम जो है अलग-अलग प्राइसेस पे निकाला जाता है, अलग-अलग कॉस्ट्स पे निकाला जाता है, फैक्टर कॉस्ट, बेसिक प्राइस, मार्केट प्राइस, करंट प्राइसेस और कांस्टेंट प्राइसेस। फिर 2015 में कुछ हमने रिवीजन किया था नेशनल इनकम अकाउंटिंग में। रिसेंटली मेंस में उस पे सवाल आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस इन जीडीपी कैलकुलेशन बिफोर 2015 एंड आफ्टर 2015। तो ये सब हम पढ़ाएँगे आपको, ये आपका पहले ही चैप्टर में आता है। उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ को हम देखते हैं कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में फ़र्क क्या है? तो डेवलपमेंट आपका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। ग्रोथ आपका एक थोड़ा क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है, डेवलपमेंट क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए हमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पढ़ना पड़ता है, जिसके लिए आपके पास मेजरमेंट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक अलग कॉन्सेप्ट है, जिसमें एचडीआई है, आपका जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट का एक इंडेक्स है, एमपीआई है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, आपका जीडीआई है, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, आपका जीआईआई है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, आपका पीएचडीआई है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लैनेटरी प्रेशर्स एचडीआई, आपका आईएचडीआई है, इनइक्वालिटी एडजस्टेड एचडीआई, जीएसएनआई है आपका, जिसको हम कहते हैं जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स। लाइकवाइज आपका ग्रीन जीडीपी किसको कहते हैं, हमारा ग्रॉस एनवायरमेंटल प्रोडक्ट क्या होता है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस क्या है, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट क्या है, लिगैटम प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स किसको कहते हैं, ओईसीडी का बेटर लाइफ इंडेक्स कौन सा है। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में। उसके बाद मिलेनियल डेवलपमेंट गोल्स भी है, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, वो इसी का हिस्सा है। उसके बाद आगे बढ़ते हुए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग। नाउ ये रिसोर्स मोबिलाइजेशन का हिस्सा है। प्लानिंग में हम पूरा का पूरा इंडियन इकोनॉमिक हिस्ट्री पढ़ लेते हैं, जो प्लानिंग 1951 से शुरू हुई थी और 2017 में खत्म हुई। तो टोटल इसमें 12 प्लान्स है। सिर्फ प्लानिंग ही नहीं, इसमें हम पूरी की पूरी हिस्ट्री देख लेंगे इंडिया की, कि कैसे इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज हुई, एग्रीकल्चरल पॉलिसी चेंज हुई, कैसे सर्विस सेक्टर आगे निकल गया, ये सारा हम देखेंगे। इश्यूज रिलेटेड टू प्लानिंग, प्लानिंग के कितने टाइप्स है, लगभग 15 से 20 टाइप्स है प्लानिंग के, वो हम देखेंगे। इंडिया में प्री इंडिपेंडेंस प्लानिंग कौन सी थी, पोस्ट इंडिपेंडेंस प्लानिंग कौन सी है, और आज नीति आयोग की क्या स्ट्रैटेजीज है प्लानिंग के रिलेटेड। तो प्लानिंग इन इंडिया, बॉम्बे प्लान, पीपल्स प्लान, महालनोबिस प्लान,
वेज गुड मॉडल, गांधीयन प्लान, सर्वोदया प्लान, FICCI प्रपोजल। इसके बाद 5 ईयर प्लान्स में यू हैव 5 ईयर प्लान्स फ्रॉम 1 to 12। उसके बाद यू हैव 20 पॉइंट प्रोग्राम TPP। उसके बाद यू हैव MP लैड्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। लाइकवाइज यू हैव MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स। ये सारे प्लानिंग में ही आ जाते हैं। फिर मोबिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे होता है ये भी देख लेंगे हम। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज वन ऑफ दोज कोर टॉपिक्स इन इकोनॉमिक्स, बिकॉज इन्फ्लेशन के बगैर यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड फिस्कल पॉलिसी, नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड मॉनेटरी पॉलिसी। ये मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी पूरा इन्फ्लेशन के अराउंड ही घूमता है। सबसे पहले इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, इसके टाइप्स क्या है, पहले इन्फ्लेशन को मेजर कैसे किया जाता है। तो आपके पास सीपीआई है। सीपीआई के अलग आपके अंदर, इसके अंदर 10 अलग सीपीआईज होते हैं। सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल, आरएल, यूएनएमई, सीपीआई रूरल, अर्बन, सीपीआई कंबाइंड, नेशनल सीपीआई वगैरह। इसमें 10 अलग सीपीआईज है। फिर आपका डब्ल्यूपीआई है। फिर डब्ल्यूपीआई में डब्ल्यूएफपीआई अलग से निकल जाता है। उसके बाद इसका बास्केट क्या है, इसमें कमोडिटीज कितनी है, जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, इन्फ्लेशन रेट क्या है। बहुत आसान कॉन्सेप्ट्स है। ये हम ऐसे पढ़ेंगे जैसे आप पहली बार कोई चीज़ उठाते हैं, आपको बिल्कुल बेसिक से समझ आनी चाहिए चीज़ें, ठीक है? उसके बाद आपका टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन में आपका डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, बिल्ट इन इन्फ्लेशन किसको कहते हैं, फिर उसके टाइप्स कितने-कितने हैं, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन, आपके बॉटलनेक इन्फ्लेशन है, यू हैव अ क्रीपिंग इन्फ्लेशन, गैलपिंग इन्फ्लेशन, वॉकिंग इन्फ्लेशन, जंपिंग इन्फ्लेशन, आपका हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, डिसइन्फ्लेशन। ये सारा कुछ आपको इसी में दिखाया जाएगा स्टैगफ्लेशन और स्क्यूफ्लेशन के साथ-साथ। उसके बाद आपका हेडलाइन इन्फ्लेशन, कोर इन्फ्लेशन सब इसी का हिस्सा है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन एंड बिल्ट इन इन्फ्लेशन जो मैं ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इन्फ्लेशन के बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी इज द पॉलिसी ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई। ये इंपॉर्टेंट क्यों है वहीं पर मैं आपको समझा दूंगा। उसमें सबसे पहले हम मनी की बात करते हैं, पैसे की बात करते हैं। तो पैसा जब नहीं था तब बार्टर सिस्टम था। बार्टर खत्म होने के बाद पैसा शुरू हुआ। तो पैसे की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिस्ट कहते हैं मनी इज व्हाट मनी डज। फिर पैसे का फंक्शन क्या है, पैसा कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे कमोडिटी मनी से पेपर मनी से मेटालिक मनी से आपका मेटालिक मनी से पेपर मनी और पेपर मनी से फिर आपका बैंक मनी और बैंक मनी से आपका क्रिप्टो मनी जो आज चल रहा है। उसके बाद आपका मनी सप्लाई मेजर कैसे किया जाता है, रिजर्व मनी क्या होता है, नैरो मनी क्या होता है, ब्रॉड मनी क्या होता है, ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी में हम कैसे मॉनेटरी पॉलिसी से इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को संभाल सकते हैं, रिसेशन को संभाल सकते हैं। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी का एक हिस्सा है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी को इसके कैसे टूल्स होते हैं। तो हमारे पास क्वांटिटेटिव टूल्स है, क्वालिटेटिव टूल्स है, जिसमें आपके 1 दर्जन से ज़्यादा टूल्स आपको पढ़ने हैं। सीआरआर, एसएलआर, आईसीआरआर आपके पास अलग है। वेरिएबल रेपो रेट आज आ चुका है, एक नया कॉन्सेप्ट है। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस एक नया कॉन्सेप्ट है। जीसैप एक नया कॉन्सेप्ट है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, क्वांटिटेटिव ईजिंग, ऐसे ही ऑपरेशन ट्विस्ट रिसेंटली आरबीआई ने शुरू किया। ये सब आपको इसी टूल्स में पढ़ना है। एमएसएफ क्या होता है, एलएएफ क्या होता है, वगैरह वगैरह। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। आपको लगता होगा अभी कि सर ये क्या बोल रहे हैं, बट ये इतने आसान कॉन्सेप्ट है, अब आप एक बार पढ़ लेंगे उसी समय आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी एग्रीमेंट जो हुआ था रिसेंटली 2016 के बाद, वो हम देख लेंगे ये क्या है। उसके बाद मॉनेटरी पॉलिसी के बाद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। तो बैंकिंग इन इंडिया, बैंक्स के कितने टाइप्स है, शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं, नॉन शेड्यूल बैंक्स क्या होते हैं। तो आपके पास कोऑपरेटिव बैंक्स, कमर्शियल बैंक्स कौन-कौन से हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन-कौन से हैं, आईएफसीआई है, आईसीआईसीआई, सिडबी, आईडीबीआई, यूटीआई, एलआईसी, जीआईसी। ऐसे नेशनलाइजेशन जो बैंक्स की हुई थी, बैंकिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए थे, नरसिम्हन कमेटी जो पहली आई थी, फिर दूसरी आई, फिर नचिकेत मोर कमेटी आई, फिर पीजे नायक कमेटी आई। फिर एनपीए का प्रॉब्लम क्या है, एनपीए की डेफिनेशन क्या है, एनपीए क्या होता है, डाउटफुल एसेट क्या होता है, सब स्टैंडर्ड एसेट क्या होता है। उसके बाद आपको ये भी पढ़ना है, एनपीए के लिए हमने सरफास एक्ट लेकर आए थे। उसके बाद हमने इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड लेकर आए 2016 में। उसके बाद आज पारा की बात हो रही है, बैड बैंक की बात हो रही है। आज हम बात करते हैं एनपीएस को खत्म करने के लिए एक पारा बनाया जाए। ऐसे ही आपको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज के बारे में पढ़ना है। फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए इंडिया क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री जन धन योजना, पेमेंट बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, ये सारा कुछ इसी के रिलेटेड आपके कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद आपका है गवर्नमेंट बजटिंग। ये गवर्नमेंट बजटिंग फिस्कल पॉलिसी का ही हिस्सा है, जिसमें आपको बजट पढ़ना है। उसमें आपको देखना है कि गवर्नमेंट का रोल क्या है इकोनॉमी के अंदर, और बजट के क्या-क्या टाइप्स होते हैं, रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट क्या होता है। फिर बजट के अंदर कितने डेफिसिट्स होते हैं, आपका रेवेन्यू डेफिसिट है, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट है, प्राइमरी डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, मोनेटाइज डेफिसिट है, बजट डेफिसिट है, बहुत सारे डेफिसिट्स है। इसमें आपको डेटा भी पढ़ना है, एक्चुअल डेटा क्या होता है, प्रोविजनल एस्टिमेट किसको कहते हैं, बजट एस्टिमेट किसको कहते हैं, रिवाइज्ड एस्टिमेट किसको कहते हैं, एडवांस्ड एस्टिमेट किसको कहते हैं, क्विक एस्टिमेट किसको कहते हैं। सो ये कुछ आपके बजट के कॉन्सेप्ट्स है। उसके बाद आपको एफआरबीएम एक्ट भी पढ़ना पड़ेगा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बजट मैनेजमेंट एक्ट।
जो आपका आया था 2003 में, उसके बाद कंटिन्यूअसली उसमें कुछ अमेंडमेंट्स हुए हैं। उसमें एक नया क्लॉज़ भी डाला गया है, एस्केप क्लॉज़, जिससे क्वेश्चन आने के बहुत चांसेस है। उसके बाद टाइप्स ऑफ बजट्स इन इंडिया, जैसे ज़ीरो बेस्ड बजटिंग, जेंडर बजटिंग, आउटकम बजटिंग, ये सारा कुछ हम इसी में देख लेंगे। उसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट है टैक्सेशन का। ये बजट के बाद ही एक टैक्सेशन का हिस्सा आता है। ये रेवेन्यू रिसिप्ट होती है गवर्नमेंट की टैक्सेशन। टैक्सेशन आपके डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, ये देखना पड़ेगा इसकी क्लासिफिकेशन क्या है। डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, कौन-कौन से टाइप्स टैक्सेस है हमारे, जीएसटी, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स, ऐसे ही करके टैक्स रिफॉर्म्स कौन-कौन से आए हैं, इसमें कौन-कौन सी कमिटीज़ आई थी, कॉन्सेप्ट्स रिलेटेड टू टैक्सेशन लाइक टैक्स इंसिडेंस क्या होता है, इवेजन क्या होता है, लैफर कर्व किसको कहते हैं, सेस क्या होता है, सरचार्ज क्या होता है, ये बिल्कुल ही आसान से कॉन्सेप्ट्स है इकोनॉमी के। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आनी चाहिए इसमें, बिल्कुल बेसिक से हम इसको पढ़ेंगे। उसके बाद एक्सटर्नल सेक्टर, जिसमें हम बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसको कहते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज अकाउंट क्या होता है, ट्रेड अकाउंट किसको कहता है, बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, उसमें करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस, इसमें आपका इंपॉर्टेंट कर्व है, इसको हम जे कर्व कहते हैं, और जे कर्व के बाद कुल करनी इफेक्ट भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद आपको बैलेंस ऑफ पेमेंट में बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको कहा जे कर्व और कुल करनी इफेक्ट के बारे में। उसके बाद आपको इसी में एफडीआई, एफपीआई सब पढ़ना है। एफडीआई कौन कौन सा टाइप का होता है, ग्रीन फील्ड एफडीआई, ब्राउन फील्ड एफडीआई, फिर एफपीआई में पहले एफपीआई से पहले हमारे पास एफआईआई हुआ करता था, क्यूएफआई हुआ करता था, जिसको मिलाकर हमने एफपीआई बनाया। फिर एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग क्या होती है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कौन-कौन से टाइप के हैं हमारे पास, हार्ड करेंसीज है, एसडीआर्स है, आरटीपीस है, ये सारा हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में आता है। फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटर्मिनेशन कैसे होती है, जैसे फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होता है, मार्केट एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, पेग्ड एक्सचेंज रेट क्या होता है, क्रॉलिंग पेग किसको कहते हैं, डर्टी फ्लोटिंग किसको कहते हैं, मैनेज्ड फ्लोट किसको कहते हैं, ये सारा एक्सचेंज रेट का अलग-अलग हिस्सा है। उसके बाद इंडिया में एक्सचेंज रेट पहले क्या होती थी, पहले हमारे पास प्रोपोर्शनल रिजर्व सिस्टम था, फिर हमने मिनिमम रिजर्व सिस्टम शुरू किया, वगैरह-वगैरह। फिर करेंसी कन्वर्टिबिलिटी का भी कॉन्सेप्ट है, जिस पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमिटी बनी थी, तारापुर कमिटी, जो 2 बार बनी है, तो वो बनी थी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी पे। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, कर लेंगे हम आराम से। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है हमारा चैप्टर 9 में, इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशंस, जिसमें आपको ब्रेटन वुड्स ट्विन्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के बारे में। उसके बाद इसके बाद एक और इसमें बना था, दैट इज डब्ल्यूटीओ, जो डब्ल्यूटीओ से पहले आईटीओ बनने की बात हुई थी, पर यूनाइटेड स्टेट्स की वजह से ये नहीं बन पाया। उसके बाद डब्ल्यूटीओ बन गया गैट के बाद। उसके बाद आपका एशियन डेवलपमेंट बैंक है, ब्रिक्स बैंक है, एआईआईबी है, बायलैटरल, रीजनल एंड ग्लोबल ग्रुपिंग्स है, एग्रीमेंट्स इन्वॉल्विंग इंडिया, ये सारा आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद डब्ल्यूटीओ के कुछ टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर्स भी है, जिसको हटाने की बात की जा रही है, वो हम देख लेंगे इसी में। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 मेंस के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधा सिलेबस का सवाल है। बहुत सारे इन्वेस्टमेंट मॉडल्स जो इकोनॉमी में पढ़े जाते हैं, जैसे प्राइवेट सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल है, प्राइवेट सेक्टर लेड पब्लिक सेक्टर लेड इन्वेस्टमेंट मॉडल है, जिसमें आपके पास ऐसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स है, कॉन्ट्रैक्टिंग है, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, इसको हम पॉट कहते हैं। उसके बाद डीबीएफओ है, डिजाइन बिल्ड फाइनेंस ऑपरेट। उसके बाद कंसेशंस, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, ईपीसी मॉडल, स्विस चैलेंज मॉडल, हैम मॉडल, ये सारा आपको इसी में पढ़ना है, अलग-अलग इन्वेस्टमेंट मॉडल्स क्या-क्या होते हैं। उसके बाद हमारे पास एक और चैप्टर है पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और अनएम्प्लॉयमेंट का। पॉवर्टी में हमें देखना पड़ेगा पॉवर्टी इन इंडिया, टाइप्स क्या है पॉवर्टी के, कॉजेज़ क्या है पॉवर्टी के, विशियस सर्कल क्या होता है पॉवर्टी का, पॉवर्टी लाइन इंडिया में कैसे एस्टिमेट होती है, उसके लिए कौन-कौन सी कमिटी बनाई गई, जैसे अलग कमिटी है, तेंदुलकर कमिटी है, रंगाराजन पैनल है। उसके बाद पॉवर्टी इन इंडिया में व्हाट इज़ द ट्रिकल डाउन अप्रोच, व्हाट इज़ इंक्लूसिव ग्रोथ, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, जो कि एचडीआर रिपोर्ट का हिस्सा है। उसके बाद एड्रेसिंग पॉवर्टी इन इंडिया एंड पॉवर्टी इरेडिकेशन स्कीम्स। उसके बाद इनइक्वालिटी के लिए आपको पता है, इनइक्वालिटी को मेजर करने के लिए हमारे पास लॉरेंस कर्व होता है, गिनी कोएफिशिएंट है। उसके बाद इसमें पल्मा रेशियो भी आता है, डिसाइल रेशियो भी आता है, क्वांटाइल रेशियो भी आता है। ये हम इनइक्वालिटी को मेजर करते हैं इस तरीके से। इनकम इनइक्वालिटी के कॉजेस क्या है, रेमेडीज क्या है और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इंडिया के अंदर। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया, उसके डेफिनेशन, टाइप्स एंड मेजर्स। अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया के कॉजेस क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे मेजर किया जाता है, कैसे उसको म्यूचुअल स्टेटस अप्रोच में मेजर करते हैं। उसके बाद जॉबलेस ग्रोथ जो इंडिया की है, उसके रीजंस और कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, ये भी हम देख लेंगे। बस मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ही बता रहा हूँ। उसके बाद एग्रीकल्चर में हिस्टोरिकल बैकग्राउंड एंड करंट स्टेटस क्या है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया, सीधा मेंस का टॉपिक है। सिचुएशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न्स में, क्रॉपिंग पैटर्न्स इन इंडिया, फैक्टर्स अफेक्टिंग। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न्स। उसके बाद टाइप्स ऑफ क्रॉपिंग सिस्टम, मोनोक्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, सीक्वेंशियल क्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग एंड रिले क्रॉपिंग। ऐसे करके बहुत सारे एग्रीकल्चर के टॉपिक्स है। सब्सिडी का एक बहुत बड़ा टॉपिक आता है इसमें, फार्म सब्सिडीज इन इंडिया एंड डेफिनेशन, वर्किंग नीड, नेगेटिव इम्पैक्ट्स, टाइप्स ऑफ फार्म सब्सिडीज, गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एग्रीकल्चर, मिनिमम सपोर्ट प्राइसेस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सीधा मेंस का टॉपिक है। टारगेटेड पीडीएस, ये भी आपका सीधा मेंस का टॉपिक है। उसके बाद एग्रीकल्चर मार्केटिंग में हमें पढ़ना पड़ेगा एपीएमसी एक्ट जो है उसका
मॉडल एपीएमसी एक्ट आया था 2003 में, उसके रिलेटेड भी पढ़ेंगे हम। प्राइवेट एंड कोऑपरेटिव सेक्टर इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन इंडिया, ये भी इसी का हिस्सा है। उसके बाद टेक्नोलॉजी मिशन एंड ई टेक्नोलॉजी इन द एड ऑफ फार्मर्स, टेक्नोलॉजी मिशन इन इंडिया, ई टेक्नोलॉजी इन एड ऑफ द फार्मर्स, ये देखा जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इसके बाद भी काफ़ी सारे मिसलेनियस टॉपिक्स है जो हम इकोनॉमिक्स में कवर करेंगे। आई होप टू सी यू इन द क्लास ऑन 8th May 2022, जिसके लिए यू कैन गिव द स्कॉलरशिप एज सून एज पॉसिबल। जस्ट कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर्स गिवन और वहाँ पर आप रजिस्टर कीजिए और विल स्टार्ट विद अ न्यू बैच अगले साल के लिए, जिनको अगले साल एग्जाम देना है, और ये उनको बहुत हेल्प करेगा इस साल के एग्जाम के लिए भी जो प्रीलिम्स होने वाला है, और अगले साल के एग्जाम्स के लिए भी। इनफैक्ट जो भी जिस साल भी आप एग्जाम देंगे, ये सारे इकोनॉमिक्स के टॉपिक हमेशा रिलेवेंट रहेंगे आपके एग्जाम के लिए। आई होप दिस वीडियो हैज बेनिफिटेड यू इन सम एक्सटेंट। God bless you everyone, and take care of yourself and your parents. See you in the class. Thank you.